तो दोस्तों 2024 के अंदर एक बेहतरीन मूवी हमें देखने को मिलने वाली है जिसका टाइटल है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द वार ऑफ द इख्तिसरोमी। जी हाँ दोस्तों, ये जो मूवी है हमें 2024 में बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। तो आज हम इसी मूवी के बारे में आपको सारी कुछ जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर से ऑल पर सेट कर ले, क्योंकि ऐसा कंटेंट हम आपके लिए कंटिन्यू लाते रहते हैं। तो अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द वॉर ऑफ द रोहिरिम एक आगामी एनिमेटेड फैंटेसी फिल्म है जो केंजी कामियामा द्वारा निर्देशित है, जो फोएबे गिटिन्स और आरटी पापाजोरगियो की पटकथा पर आधारित है, जो जेआरआर टॉलकिन के उपन्यास द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के परिशिष्ट में बताई गई कहानी पर आधारित है। इसका निर्माण वॉर्नर ब्रदर्स एनिमेशन और न्यू लाइन सिनेमा द्वारा किया गया है और एनिमेशन प्रोडक्शन सोला एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया है। 2001 की फिल्म द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द फेलोशिप ऑफ द रिंग में दर्शाई गई घटनाओं से 261 साल पहले और द हॉबिट की घटनाओं से लगभग 200 साल पहले सेट किया गया एक प्रीक्वल। इसमें ब्रायन कॉक्स, हैम हैमरहैंड, जो कि रोहन के एक प्रसिद्ध राजा थे, की भूमिका इसमें मिरांडा ओट्टो भी अभिनय कर रही हैं, जो लाइव एक्शन द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्म 3 से इयोविन की अपनी भूमिका को दोहरा रही है। फिल्म के विकास की घोषणा जून 2021 में की गई थी, जिसमें कामियामा सलाहकार फिलिपा बॉयंस, जिन्होंने द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्म 3 का सह लेखन किया था, और प्रारंभिक लेखक जेफरी एडिस और विल मैथ्यूज की भागीदारी थी। लाइव एक्शन फिल्मों से दृश्य प्रेरणा लेते हुए एनिमेशन का काम तब तक शुरू हो चुका था। गिटिन्स और पापाजोरगियो फरवरी 2022 तक स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे। ये फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 दिसंबर 2024 को वॉर्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज की जाएगी। परिसर: द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द फेलोशिप ऑफ द रिंग की घटनाओं से 261 साल पहले की कहानी एक द वॉर ऑफ द रोहिरिम, रोहन के एक प्रसिद्ध राजा हैम हैमरहैंड की कहानी बताती है, जिसे डनलैंडिंग की सेना के खिलाफ बचाव करना होगा। वह हेल्म्स डीप के गढ़ का नाम बन गया। 2. कास्ट करें: ब्रायन कॉक्स हैम हैमरहैंड के रूप में रोहन के राजा। 2. इयोविन के रूप में मिरांडा ओटो, रोहन की भविष्य की ढाल लड़की जो फिल्म का वर्णन करती है। ओटो ने पीटर जैक्सन की द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्म श्रृंखला 2001-2003 में अपनी भूमिका दोहराई। 2. गैया वाइज हेरा के रूप में हैम की बेटी जो अपने लोगों की रक्षा में मदद करती है। 2. वुल्फ के रूप में ल्यूक पास्क्वालिनो, डनलैंडिंग्स का क्रूर नेता जो अपने पिता की मौत के लिए रोहन से बदला लेना चाहता है। 2. फ्रलाफ हिल्डेसन के रूप में लॉरेंस उबोंग विलियम्स, हैम का भतीजा और रोहन के सिंहासन का उत्तराधिकारी। 3. फ्रेका के रूप में शॉन डोले, वुल्फ के पिता, एक डनलैंडिंग स्वामी। 3. लोरेन एशबोर्न, यजदान काफौरी, बेंजामिन वेनराइट, माइकल वाइल्डमैन, जूड अकोंवुदिके, बिलाल हसना और जेनाइन डुविस्की को अज्ञात भूमिकाओं में लिया गया है। 2. उत्पादन विकास: फिल्म द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द फेलोशिप ऑफ द रिंग 2001 की रिलीज की 20वीं वर्षगांठ समारोह के दौरान 4 फिल्म स्टूडियो न्यू लाइन सिनेमा ने जून 2021 में घोषणा की कि वह एक एनीमे प्रीक्वल फिल्म का तेजी से विकास कर रहा है। वॉर्नर ब्रदर्स एनिमेशन। 5. द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द वॉर ऑफ द रोहिरिम शीर्षक वाली यह फिल्म द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द टू टावर्स 2002 की घटनाओं से 183 साल पहले की है और हैम हैमरहैंड की कहानी बताती है, जिसकी खोज की गई है। जेआरआर टॉलकिन के द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स उपन्यास का परिशिष्ट और द टू टावर्स में देखे गए किले हेल्म्स डीप का नाम है। वॉर्नर ब्रदर्स के लिए ऐसा करने के बाद कंजी कामियामा और जोसेफ चाओ क्रमशः फिल्म का निर्देशन और निर्माण करने के लिए तैयार थे। एनीमे टेलीविजन श्रृंखला ब्लेड रनर, ब्लैक लोड्स, जेफरी एडिस और विल मैथ्यूज ने पटकथा लिखी है। 4 फिल्म का उद्देश्य फिल्म 3 की कथा से जुड़ा होना था। 3 के सह लेखक फिलिपा बॉयंस प्रीक्वल पर परामर्श दे रहे थे। 5 3 के निर्देशक पीटर जैक्सन और अन्य सह लेखक फ्रैन वॉल्श इस परियोजना में शामिल नहीं थे। 4.
फरवरी 2022 तक एडिस और मैथ्यूज की एक कहानी के आधार पर स्क्रिप्ट बोयेंस की बेटी फोएबे गिटिन्स और उनके लेखन साथी आर्टी पापाजोर्गियो द्वारा लिखी जा रही थी। 6 विशेष प्रभाव कंपनी वेटा वर्कशॉप के रचनात्मक निदेशक रिचर्ड टेलर और चित्रकार एलन ली और जॉन होवे भी लाइव एक्शन त्रयी पर काम करने के बाद फिल्म की रचनात्मक टीम में शामिल हो गए। 7.2 कास्टिंग। फिल्म के लिए वॉइस कास्टिंग जून 2021 में इसकी घोषणा के समय शुरू हो गई थी। 5 और घोषणा फरवरी 2022 के तुरंत बाद होने की उम्मीद थी। 7 जून में ब्रायन कॉक्स द्वारा हैम को आवाज देने की बात सामने आई थी, जिसमें मिरांडा ओटो ने अपनी भूमिका दोहराई थी। कथावाचक के रूप में काम करने के लिए लाइव एक्शन फिल्मों से एओविन की। फिल्म में गैया वाइज, ल्यूक पास्क्वालिनो, लोरेन एशबोर्न, यजदान काफौरी, बेंजामिन वेनराइट, लॉरेंस उबोंग विलियम्स, शॉन डूले, माइकल वाइल्डमैन, जूड अकोंवुडिके, बिलाल हसना और जेनन डुवेथ स्की को भी शामिल किए जाने की बात सामने आई है। 2 एनिमेशन। 16 एंटरटेनमेंट ने जून 2021 में अपनी घोषणा के समय तक फिल्म के एनिमेशन पर काम शुरू कर दिया था और यह पारंपरिक एनीमे प्रस्तुतियों की याद दिलाने वाली शैली में हाथ से तैयार एनिमेशन का उपयोग करके इसका पहला उत्पादन होगा। ये फिल्म अपनी दृश्य प्रेरणा लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्म त्रयी से लेती है। 5.7 मार्केटिंग। फिल्म की अवधारणा कला पर पहली नज़र, जिसमें इसके दृश्यों पर लाइव एक्शन त्रयी का प्रभाव दिखाया गया था, फरवरी 2022 में सामने आई थी। 7 अप्रैल 2023 में वॉर्नर ब्रदर्स ने घोषणा की कि इसके लिए पर्दे के पीछे का पूर्वावलोकन किया जाएगा। फिल्म जून में एनएसी फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी। 8 रिलीज। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द वॉर ऑफ द रोहिरिम 13 दिसंबर 2024 को वॉर्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज की जाएगी। पहले इसे 12 अप्रैल 2024 के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन 2023 सैग AFTRA हड़ताल के कारण इसकी वर्तमान तिथि में देरी हो गई। 6.9 कामियामा ने एनीमे स्टूडियो और प्रोडक्शन एंटरप्राइज प्रोडक्शन IG के साथ नियमित रूप से काम किया है, जिन रो, पेटलेबोर, ब्लड, द लास्ट वैम्पायर सहित कार्यों का निर्माण किया है और द घोस्ट इन द शेल स्टैंड अलोन कॉम्प्लेक्स एनीमे टेलीविजन श्रृंखला का निर्देशन किया है, जिसके बाद एक श्रृंखला बनाई गई। दूसरा सीजन घोस्ट इन द शेल, सैग 2 GIG और एक टीवी फिल्म घोस्ट इन द शेल स्टैंड अलोन कॉम्प्लेक्स सॉलिड स्टेट सोसाइटी। अकीरा और किकी की डिलीवरी सर्विस जैसी प्रस्तुतियों के लिए पृष्ठभूमि कलाकार के रूप में काम करने के बाद कामियामा प्रोडक्शन IG में टीम ओशी में शामिल हो गई, ब्लड, द लास्ट वैम्पायर की पटकथा में योगदान दिया और जिन रो के लिए एनिमेशन निर्देशक के रूप में काम किया। 2002 में कामियामा ने मिनीपाटो के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की, उसके बाद घोस्ट इन द शेल, स्टैंड अलोन कॉम्प्लेक्स और घोस्ट इन द शेल, सैग 2 GIG। 2007 में स्टैंड अलोन कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड पर लगभग 6 साल तक काम करने के बाद उन्होंने TV श्रृंखला गार्जियन ऑफ द सेक्रेड स्पिरिट और ईडन ऑफ द ईस्ट का निर्देशन किया। कामियामा और शिंजी अरामकी ने ब्लेड रनर, ब्लैक लोट्स का निर्देशन किया, जो एडल्ट स्विम और क्रंचरोल के लिए एक एनीमे है, जो 2021 और 2022 में रिलीज हुई थी। 2-3-4 2 अगस्त 2021 को ये घोषणा की गई कि कामियामा फीचर लेंथ एनीमे काम EN नंबर 831 द इटर्नल 831 के निर्देशक और लेखक दोनों हैं, जो जनवरी 2022 में वोवो पर प्रसारित किया गया था। 5 फिल्मोग्राफी। डकटेल्स 1987 पृष्ठभूमि 6 पटलाबोर 1988 1989 पृष्ठभूमि 6 जला 1991 कला निर्देशक हैकेंडेन लीजेंड ऑफ द डॉग वॉरियर्स 1990 1991 1993 1995 कला निर्देशक रूजीन जेड 1991 सहायक कला निर्देशक जेनोसाइबर 1994 कला निर्देशक जिन रो द वुल्फ ब्रिगेड 1998 यूनिट निदेशक वाइल्ड एम्स ट्वाइलाइट वैनम 1999 2000
एपिसोड 3, 10 और 21 की स्क्रिप्ट। मेडाबोट्स 1999 2000 एपिसोड 19, 34, 41, 48 के लिए स्टोरी बोर्ड और 34, 41, 48 के एपिसोड निर्देशक। पॉपुलर क्रोइस स्टोरी 2, 2000 स्टोरी बोर्ड। ब्लड द लास्ट वैम्पायर 2000 पटकथा योजना सहायता। मिनी पाटो 2002 निर्देशक। घोस्ट इन द शेल स्टैंड अलोन कॉम्प्लेक्स 2002-2003 निर्देशक 6 श्रृंखला रचना पटकथा स्टोरी बोर्ड मुख्य लेखक। घोस्ट इन द शेल एसएसी 2 जीआईजी 2004-2005 निर्देशक 6 श्रृंखला रचना स्क्रिप्ट स्टोरी बोर्ड मुख्य लेखक। घोस्ट इन द शेल स्टैंड अलोन कॉम्प्लेक्स सॉलिड स्टेट सोसाइटी 2006 निर्देशक 6 स्क्रिप्ट स्टोरी बोर्ड। खाओ और भागो 6 ब्यूटीफुल ग्रिफ्टर्स 2007 खंड निदेशक 6। मोरिबिटो गार्जियन ऑफ द स्पिरिट 2007 6 निर्देशक पटकथा। ईडन ऑफ द ईस्ट 2009 निर्देशक श्रृंखला रचना पटकथा स्टोरी बोर्ड मुख्य लेखक। ईडन ऑफ द ईस्ट एयर कम्युनिकेशन 2009 निर्देशक पटकथा। ईडन ऑफ द ईस्ट द किंग ऑफ ईडन 2009 निर्देशक पटकथा। ईडन ऑफ द ईस्ट पैराडाइज लॉस्ट 2010 निर्देशक पटकथा। घोस्ट इन द शेल स्टैंड अलोन कॉम्प्लेक्स सॉलिड स्टेट सोसाइटी 3D 2011 निर्देशक स्क्रिप्ट स्टोरी बोर्ड। 009 पुन साइबोर्ग 2012 निर्देशक पटकथा। मो हितोत्सु नो मिरायो 2014 निदेशक। साइबोर्ग 009 कॉल ऑफ जस्टिस 2016 मुख्य निदेशक। नैपिंग प्रिंसेस 2017 निर्देशक पटकथा। अल्ट्रामैन 2019-2023 शिंजी अरामकी के सह निदेशक। घोस्ट इन द शेल सैक अंडरस्कोर 2045 2020-2022 शिंजी अरामकी के साथ सह निदेशक 7। स्टार वार्स विजन्स 2021 द नाइन्थ जेडी। ब्लेड रनर ब्लैक लोड्स 2021-2022 शिंजी अरामकी के साथ सह निदेशक। EN नंबर 831 2022 निर्देशक 5। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द वॉर ऑफ द रोहिरम 2024 निर्देशक 8। लोकप्रिय संस्कृति पर प्रभाव। न्यूजीलैंड के माटामाटा में हॉबिटन में आपका स्वागत है चिन्ह, जहां पीटर जैक्सन के फिल्म संस्करण की शूटिंग की गई थी। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का लोकप्रिय संस्कृति पर गहरा और व्यापक प्रभाव पड़ा है, जिसकी शुरुआत 1950 के दशक में इसके प्रकाशन से हुई थी, लेकिन विशेष रूप से 1960 और 1970 के दशक के दौरान, जब युवाओं ने इसे एक प्रति सांस्कृतिक गाथा के रूप में अपनाया। 145 फ्रोडो लाइव्स और गैंडाल्फ फॉर प्रेसिडेंट इस समय के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के टॉल्किन प्रशंसकों के बीच लोकप्रिय 2 वाक्यांश थे। 146 इसका प्रभाव ऐसा है कि टॉल्किनियन और टॉल्किनेस्क शब्द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में प्रवेश कर गए हैं, और उनके कई काल्पनिक शब्द, जो पहले अंग्रेजी में बहुत कम ज्ञात थे, जैसे ऑक और वॉर्ग, बन गए हैं। उस क्षेत्र में व्यापक रूप से फैला हुआ। 147 इसके प्रभावों में कई पैरोडी शामिल हैं, विशेष रूप से हार्वर्ड लैम्पून की बोरेड ऑफ द रिंग्स, जिसे 1969 में अपने प्रकाशन से लगातार प्रिंट में रहने और कम से कम 11 भाषाओं में अनुवादित होने का गौरव प्राप्त हुआ है। 148 1969 में टॉल्किन ने द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और द हॉबिट के व्यापारिक अधिकार यूनाइटेड आर्टिस्ट्स को एक समझौते के तहत बेच दिए, जिसमें 10,000 पाउंड 149 का एकमुश्त भुगतान और लागत के बाद 7.5% रॉयल्टी 150 एलन को देय थी। और अनविन और लेखक 1511-1976 में लेखक की मृत्यु के 3 साल बाद यूनाइटेड आर्टिस्ट्स ने इसके अधिकार शाउल ज़ैंट्स कंपनी को बेच दिए, जो अब टॉल्किन एंटरप्राइजेस के रूप में व्यापार करती है। तब से सभी अधिकृत माल पर टॉल्किन एंटरप्राइजेस द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं,
हालांकि विभिन्न अनुकूलन से पात्रों की विशिष्ट समानता और अन्य छवियों के बौद्धिक संपदा अधिकार आमतौर पर अडेप्टर के पास होते हैं। 152 अनुकूलन से व्यावसायिक शोषण के अलावा 1960 के दशक के उत्तरार्ध से बाबरा रैमिंगटन जैसे चित्रकारों द्वारा बनाए गए पोस्टर और कैलेंडर के साथ मूल लाइसेंस प्राप्त माल की विविधता में वृद्धि हुई है। 153 बीबीसी के द बिग रीड में इस कृति को ब्रिटेन का अब तक का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास नामित किया गया था। 154-2015 में बीबीसी ने 100 महानतम ब्रिटिश उपन्यासों की सूची में द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को 26वां स्थान दिया। 155 इसे ले मोंडे की सदी की 100 पुस्तकों की सूची में शामिल किया गया था। जोसेफ बेल की भूमिका निभाई। टेलीविजन फिल्म में दिखाया गया कि कैसे डॉयल ने होम्स की रचना की और कैसे उन्होंने बेल की तकनीकों को अपने उपन्यासों में लागू किया। स्पोर्ट्स कॉमेडी द रिंगर में उन्होंने गैरी बाकर की भूमिका निभाई, जो अपने भतीजे को उनकी वित्तीय समस्याओं को हल करने के लिए एक विशेष ओलंपिक में प्रवेश करने और उसे ठीक करने का सुझाव देता है। हंट की भूमिका निभाई, जो जुनूनी प्रेम की प्रकृति की पड़ताल करती है। स्कॉटिश शौकिया साइकिल चालक ग्रीम ओब्री के जीवन पर आधारित द फ्लाइंग स्कॉट्समैन में उन्होंने एक नाव मालिक और मंत्री डगलस बैक्स्टर की भूमिका निभाई, जो नास्तिक साइकिल चालक से दोस्ती करता है। वह HBO श्रृंखला डेडवुड में जैक लैंग्रिश के रूप में दिखाई दिए। ITV के द आउटसाइडर्स में उन्होंने जासूसी एजेंसी के प्रमुख गैब्रियल की भूमिका निभाई। उनके बचपन के बारे में ऑगस्टिन बरोअस के सबसे अधिक बिकने वाले संस्मरण पर आधारित कॉमेडी ड्रामा रनी ग विद सीजर्स में उन्होंने बरोअस की मां के मनोचिकित्सक और एक विलक्षण परिवार के मुखिया डॉक्टर फिंच की भूमिका निभाई, जिसके साथ बरोअस को रहने के लिए भेजा गया था। 2007 में कॉक्स ने रॉबर्ट ग्रेस्मिथ की किताब पर आधारित डेविड फिंचर की रहस्य थ्रिलर राशि चक्र में प्रमुख अमेरिकी वकील मेल्विन बेली की भूमिका निभाई, जो राशि चक्र हत्यारे की खोज का अनुसरण करती है। उन्होंने फैंटेसी नाटक द वाटर हॉर्स में बूढ़े एंगस, एंथोलॉजी हॉरर ट्रिक आर ट्रीट में मिस्टर क्रेग, ऑपरेशन क्रेटोस पर आधारित शूट ऑन साइट में डैनियल टेनेंट और द सीक्रेट ऑफ द नटक्रकर में ड्रोसेलमेयर की भूमिका निभाई। 2008 में कॉक्स ने रेड में एवरी लुडलो के रूप में अभिनय किया और रूपर्ट व्याट की फिल्म द एस्केपिस्ट 2008 में संस्थागत अपराधी फ्रैंक पैरी की भूमिका भी निभाई, जो जोसेफ फिएनेस, डोमिनिक कूपर और डेमियन लुइस के साथ दिखाई दिए। 65 बाद के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनय प्रदर्शन के लिए उस वर्ष का बाफ्टा स्कॉटलैंड पुरस्कार जीता। 66 2009 में वह अगाथा क्रिस्टी की किताबों और लघु कथाओं पर आधारित ITV श्रृंखला मार्पल में लुइस सेरोकोल्ड के रूप में दिखाई दिए। उन्होंने रिडले स्कॉट निर्मित टेल टेल में लिप वान डोरेन के रूप में अभिनय किया, जो एडगर एलन पो की लघु कहानी द टेल टेल हॉट पर आधारित फिल्म थी। 67 उन्होंने द टेक में महान आपराधिक गॉडफादर ओजेड के रूप में अभिनय किया और किंग्स में कामेल के पूर्व राजा किंग वेस्पर एबेडोन को चित्रित किया, जो बाइबल के राजा डेविड पर आधारित था और एक आधुनिक पूर्ण राजशाही में स्थापित था। उन्होंने आइसलैंडिक फिल्म द गुड हॉट में गुस्सैल बार्टेंडर जैक्स के रूप में और अपराध नाटक लॉस्ट एंड फाउंड में बर्ट मैसी के रूप में भी अभिनय किया। वह जॉन विंडहैम के सबसे अधिक बिकने वाले पोस्ट एपोकेलिक उपन्यास पर आधारित द डे ऑफ द ट्रिफिड्स में डेनिस के रूप में भी दिखाई दिए। 68 2010 में उन्होंने क्राइम थ्रिलर एज गुड एज डेड में रेवरेंड कलाहन, पंथ नेता और पादरी की भूमिका निभाई, जिनकी मृत्यु कहानी की पृष्ठभूमि है। उन्होंने टेलीविजन फिल्म ऑन एक्सपेंसेस में हाउस ऑफ कॉमन्स के पूर्व अध्यक्ष माइकल मार्टिन की भूमिका निभाई। उन्होंने ब्लैक कॉमेडी ऑल एट सी में वैली नाम के एक बूढ़े दुष्ट की भूमिका भी निभाई, जो अपने पुराने दोस्त की समुद्र में दफनाने की अंतिम इच्छा को पूरा करता है। उसी वर्ष कॉक्स ने शोटाइम श्रृंखला द बिग सी में लॉरा लिनी के पिता की भूमिका निभाई, 69 और रेड में इवान सिमोनोव के रूप में दिखाई दिए। प्रशस्ति पत्र आवश्यक 2011-2017 2011 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कॉक्स 2011 में
उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश महासागरीय जहाज आरएमएस लैकोनिया के डूबने के बारे में BBC 2 की टेलीविजन फिल्म द सिंकिंग ऑफ द लैकोनिया में कैप्टन रुडोल्फ शार्प के रूप में अभिनय किया। 70 उन्होंने शेक्सपियर त्रासदी के आधुनिक ब्रिटिश फिल्म रूपांतरण कोरियोलानस में एक चुपचाप उचित सेनेटर के रूप में गेराल्ड बटलर और राल्फ फियनेस के साथ सह अभिनय किया। 71 मैग्ना कार्टा के अनुमोदन के बाद बनी एक युद्ध फिल्म आयनक्लाड में उन्होंने किंग जॉन के अत्याचार के खिलाफ एक ऊनी व्यापारी रन विलियम डी ऑबिग्नी की भूमिका निभाई। 72 अमेरिकी थ्रिलर द की मैन में उन्होंने इरविंग, एक सोशियोपैथिक ठग और शेक्सपियरियन अभिनेता के रूप में ह्यूगो वीविंग के साथ स्क्रीन साझा की। इसके बाद उन्होंने द वेटरन में एक ब्रिटिश खुफिया अधिकारी की भूमिका निभाई जो संदिग्ध आतंकवादियों के एक समूह में घुसपैठ करने वाली महिला संपर्क को ट्रैक करने के लिए एक युद्ध अनुभवी की भर्ती करता है। 73 उन्होंने साइंस फिक्शन फिल्म राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स में जॉन लैंडन के रूप में भी अभिनय किया। 74 वह कनाडाई जीवन नाटक सिटीजन गैंगस्टर में नायक के सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी पिता ग्लोवर बॉर्ड के रूप में दिखाई दिए। 75 2012 में कॉक्स ऑस्ट्रेलियाई नाटक द स्ट्रेट्स में मोंटेबेलो परिवार अपराध सिंडिकेट के संरक्षक हैरी मोंटेबेलो के रूप में दिखाई दिए। 76 वह राजनीतिक व्यंग्य फिल्म द कैंपेन में दो भ्रष्ट व्यवसायी भाइयों के सहयोगी रेमंड हगिन्स के रूप में और ब्रिटिश पुलिस प्रक्रियात्मक नाटकों की पैरोडी ए टच ऑफ क्लॉथ में बिल बॉल के रूप में दिखाई दिए। 77 उन्होंने ब्लड में लेनी फेबन की भूमिका निभाई जो एक सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी और पॉल बेटनी और स्टीफन ग्राहम द्वारा निभाए गए दो बिरादरी जासूसों के पिता थे। वह ल घू फिल्म आई मिस्ड माई मदर्स फ्यूनरल में एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में भी दिखाई दिए। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स अंग्रेजी लेखक और विद्वान J.R.R. टॉलकिन का एक महाकाव्य एक उच्च काल्पनिक उपन्यास है। मध्य पृथ्वी पर आधारित कहानी टॉलकिन की 1937 की बच्चों की किताब द हॉबिट की अगली कड़ी के रूप में शुरू हुई लेकिन अंततः एक बहुत बड़े काम में विकसित हुई। 1937 और 1949 के बीच कई चरणों में लिखी गई द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स अब तक लिखी गई सबसे अधिक बिकने वाली किताबों में से एक है जिसकी 150 मिलियन से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। 2 शीर्षक कहानी के मुख्य प्रतिपक्षी बी सौरोन डार्क लॉर्ड को संदर्भित करता है जिसने पहले के युग में पूरे मध्य को जीतने के अपने अभियान में पुरुषों बौनों और कल्पित बौनों को दी गई शक्ति के अन्य रिंगों पर शासन करने के लिए वन रिंग का निर्माण किया था। धरती शायर में घरेलू शुरुआत से एक हॉबिट भूमि जो अंग्रेजी ग्रामीण इलाकों की याद दिलाती है। कहानी मध्य पृथ्वी तक फैली हुई है। वन रिंग को नष्ट करने की खोज के बाद मुख्य रूप से हॉबिट्स फ्रोडो, सैम, मैरी और पिप्पिन की आंखों के माध्यम से देखी जाती है। फ्रोडो की सहायता करने वाले जादूगर गैंडाल्फ, मेन अरागोन और बोरोमिर, अल्फ लेगोलस और बोना गिली हैं जो मध्य पृथ्वी के मुक्त लोगों को सौरोन की सेनाओं के खिलाफ एकजुट करने के लिए एकजुट होते हैं और फ्रोडो को वन रिंग को नष्ट करने का मौका देते हैं। माउंट डूम की आग हालांकि अक्सर गलती से इसे त्रयी कहा जाता है, टॉलकिन का उद्देश्य द सिल्मरिलियन के साथ 2 खंड सेट में एक खंड होना था। 3 आर्थिक कारणों से द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को पहली बार 29 जुलाई 1954 से 20 अक्टूबर 1955 तक एक वर्ष के दौरान एक के बजाय 3 खंडों में प्रकाशित किया गया था। 3-4 द फेलोशिप शीर्षक के तहत ऑफ द रिंग, द 2 टावर्स और द रिटर्न ऑफ द किंग सिल्मरिलियन लेखक की मृत्यु के बाद ही प्रकट हुआ। कार्य को आंतरिक रूप से 6 पुस्तकों में विभाजित किया गया है। प्रति खंड 2 पृष्ठभूमि सामग्र के कई परिशिष्टों के साथ लेखक के मूल इरादे का पालन करते हुए इन 3 खंडों को बाद में एक बॉक्स सेट के रूप में प्रकाशित किया गया और अंततः एकल खंड के रूप में भी प्रकाशित किया गया। टॉलकिन का काम साहित्यिक प्रतिष्ठान द्वारा शुरू में मिश्रित स्वागत के बाद इसके विषयों, साहित्यिक उपकरणों और उत्पत्ति के व्यापक विश्लेषण का विषय रहा है। इस पहले के काम पर प्रभाव और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की कहानी पर भाषाशास्त्र, पौराणिक कथा, ईसाई धर्म, पहले के काल्पनिक कार्य और प्रथम विश्व युद्ध में उनके अपने अनुभव शामिल हैं।
द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को अब तक लिखी गई सबसे महान फैंटेसी किताबों में से एक माना जाता है और इसने आधुनिक फैंटेसी शैली को बनाने और आकार देने में मदद की है। रिलीज होने के बाद से इसे कई बार पुनर्मुद्रित किया गया है और कम से कम 38 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। इसकी स्थायी लोकप्रियता ने लोकप्रिय संस्कृति में कई संदर्भों को जन्म दिया है। टॉल्किन के कार्यों के प्रशंसकों द्वारा कई समाजों की स्थापना की गई है। 5 और टॉल्किन और उनके कार्यों के बारे में कई पुस्तकों का प्रकाशन हुआ है। इसने कई व्युत्पन्न कार्यों को प्रेरित किया है, जिनमें पेंटिंग, संगीत, फिल्में, टेलीविजन, वीडियो गेम और बोर्ड गेम शामिल हैं। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का पुरस्कार विजेता रूपांतरण रेडियो, थिएटर और फिल्म के लिए बनाया गया है। 2003 में बीबीसी द्वारा द बिग रीड नामक सर्वेक्षण में इसे ब्रिटेन का अब तक का सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला उपन्यास नामित किया गया था। कथानक द फेलोशिप ऑफ द रिंग। अधिक जानकारी द फेलोशिप ऑफ द रिंग। सामग्री गैंडाल्फ ने फ्रोडो की चिमनी में फेंककर यह साबित कर दिया कि फ्रोडो की अंगूठी एक अंगूठी है, जिससे राइम ऑफ द रिंग्स के छिपे हुए पाठ का पता चलता है। बिल्बो बैगिन्स अपना जन्मदिन मनाता है और रिंग को अपने उत्तराधिकारी फ्रोडो के पास छोड़ देता है। गैंडाल्फ, एक जादूगर, को संदेह है कि यह शक्ति का छल्ला है। 17 साल बाद उन्होंने पुष्टि की कि इसे डार्क लॉर्ड सॉरोन ने खो दिया था और फ्रोडो को इसे शायर से दूर ले जाने की सलाह दी। गैंडाल्फ वापस लौटने का वादा करके चला जाता है, लेकिन ऐसा करने में विफल रहता है। फ्रोडो अपने चचेरे भाई पिप्पिन टूक और माली सैम गैमगी के साथ पैदल निकल पड़ा। ब्लैक राइडर्स उनका पीछा करते हैं, लेकिन उनकी मुलाकात कुछ कल्पित नो से होती है, जिनके गाने से एल्बरेथ राइडर्स से दूर हो जाते हैं। हॉबिट्स बकलबरी फेरी के लिए एक छोटा रास्ता अपनाते हैं, जहां वे अपने दोस्त मैरी ब्रांडीबग से मिलते हैं। मीरा और पिप्पिन ने खुलासा किया कि वे रिंग के बारे में जानते हैं और फ्रोडो की यात्रा में शामिल होने पर जोर देते हैं। वे पुराने जंगल को काटकर ब्लैक राइडर्स को भगाने की कोशिश करते हैं। मैरी और पिप्पिन घातक ओल्ड मैन विलो द्वारा फंस गए हैं, लेकिन टॉम बॉम्बाडल द्वारा उन्हें बचा लिया गया है। टॉम के घर से निकलते हुए वे एक इट द्वारा पकड़े गए। फ्रोडो बैरो वाइट के जादू से जागते हुए टॉम बॉम्बाडल को बुलाता है, जो उन्हें मुक्त करता है और उन्हें वाइट के भंडार से प्राचीन तलवारें देता है। हॉबिट्स ब्री गांव पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात एक रेंजर स्ट्राइडर से होती है। सराय का मालिक फ्रोडो को गैंडाल्फ का एक पुराना पत्र देता है, जो स्ट्राइडर को एक दोस्त के रूप में पहचानता है। ये जानते हुए कि ब्लैक राइडर्स रिंग पर कब्जा करने का प्रयास करेंगे, स्ट्राइडर समूह को रिवेंडेल के एल्विश अभयारण्य की ओर ले जाता है। वेदटॉप पर उन पर 5 ब्लैक राइडर्स द्वारा हमला किया जाता है। उनके नेता ने फ्रोडो को एक शापित ब्लेड से घायल कर दिया। स्ट्राइडर उनसे लड़ता है और एथेलास जड़ी बूटी से फ्रोडो का इलाज करता है। वे अल्फ ग्लोरफिंडेल से जुड़ गए हैं, जो फ्रोडो के साथ सवारी करते हैं, जो अब घातक रूप से बीमार है, रिवेंडेल की ओर। ब्लैक राइडर्स फ्रोडो का पीछा करते हुए ब्रुइनन के फोर्ट तक जाते हैं, जहां वे एलरोंड द्वारा बुलाए गए बाढ़ के पानी में बह जाते हैं। एलरोंड की देखरेख में फ्रोडो रिवेंडेल में ठीक हो गया। गैंडाल्फ ने फ्रोडो को सूचित किया कि ब्लैक राइडर्स नाज़गुल हैं, जो सॉरोन की सेवा के लिए रिंग्स ऑफ पावर द्वारा गुलाम बनाए गए लोग हैं। एलरोंड की परिषद चर्चा करती है कि रिंग के साथ क्या किया जाए। स्ट्राइडर को इसल्डूर के उत्तराधिकारी अरागोन के रूप में प्रकट किया गया है, जिसने दूसरे युग में सॉरोन के हाथ से अंगूठी काट दी थी, लेकिन इस पर अपना दावा किया था। जब इसल्डूर मारा गया तो अंगूठी खो गई, ये गोलम और फिर बिल्बो तक गया। गैंडाल्फ की रिप है कि मुख्य जादूगर सरुमन एक गद्दार है। परिषद ने निर्णय लिया कि रिंग को मोर्डोर में माउंट डूम की आग में नष्ट कर दिया जाना चाहिए, जहां इसे बनाया गया था। फ्रोडो ये कार्य अपने ऊपर लेता है। एलरोंड अपने लिए साथी चुनता है, सैम, मैरी और पिप्पिन, गैंडाल्फ, मेन अरागोन और बोरोमिर, गोंडोर के प्रबंधक के पुत्र, अल्फ लेगोलस और बोना गिमली,
पश्चिम के स्वतंत्र लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। मिस्टी पर्वत को पार करने के असफल प्रयास के बाद फेलोशिप ने मोरिया की खदानों के रास्ते का जोखिम उठाया। उन्हें पता चलता है कि बालिन और उसके बॉनों को ओर्क्स ने मार डाला था। उन पर ओर्क्स और बालरोग, एक अग्नि दानव द्वारा हमला किया जाता है। गैंडाल्फ बलोग का सामना करता है, दोनों खाई में गिर जाते हैं। अन्य लोग लोथलोरियन के एल्विश जंगल में भाग जाते हैं, जहां लेडी गैलाड्रिल उनकी वफादारी का परीक्षण करती है और उन्हें जादुई उपहार देती है। वह फ्रोडो और सैम को अपने दृष्टि देने वाले फव्वारे मिरर ऑफ गैलाड्रियल में देखने की अनुमति देती है। फ्रोडो उसे अंगूठी प्रदान करता है, उसने ये जानते हुए मना कर दिया कि यह अंगूठी उसे अपने वश में कर लेगी। गैलाड्रियल के पति सैलिबॉन फेलोशिप नावें, लबादे और वैब्रेट देते हैं। वे एंडुइन नदी के नीचे यात्रा करते हैं। अमोन हैन में बोरोमिर रिंग लेने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रोडो रिंग पहन लेता है और गायब हो जाता है। फ्रोडो नदी पार करके अकेले मोर्डोर जाने का विकल्प चुनता है, लेकिन सैम उसका इरादा भांपकर उसे रोक लेता है। 2 मीनारें। अधिक जानकारी, 2 टावर्स सामग्री। सरुमन और सौरोन द्वारा भेजी गई ओर्क्स की एक पार्टी ने फेलोशिप पर हमला किया। बोरोमिर मैरी और पिप्पिन को ऑक्स से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे मार देते हैं और 2 हॉबिट्स को पकड़ लेते हैं। अरागोन, गिमली और लेगोलस ने ओर्क्स का पीछा करने का निर्णय लिया। ओर्क्स को एओमर के नेतृत्व में रोहन के राइडर्स ने मार डाला। हॉबिट्स फैंगोन वन में भाग जाते हैं, जहां उनकी दोस्ती एंट्रीबेट से हो जाती है। अरागोन, गिमली और लेगोलस हॉबिट्स को फैंगोन तक ट्रैक करते हैं, जहां वे गैंडाल्फ से मिलते हैं। वह बताते हैं कि उन्होंने बालरोग को मार डाला, वह भी लड़ाई में मारा गया, लेकिन उसे मध्य पृथ्वी पर वापस भेज दिया गया। वह अब जादूगरों के प्रमुख के रूप में सरुमन की जगह गैंडाल्फ द वाइट हैं। वे रोहन की राजधानी एडोरस की ओर प्रस्थान करते हैं। गैंडाल्फ ने राजा थियोडेन को सरुमन के जासूस ग्रिमा वमटोंग के प्रभाव से मुक्त कर दिया। थियोडेन ने अपनी सेना इकट्ठी की और हेल्म्स डीप के किले की ओर प्रस्थान किया। गैंडाल्फ ट्रीबेट से मदद मांगने के लिए प्रस्थान करता है। एंट्स ने सरुमन के गढ़ इसिंगार्ड को नष्ट कर दिया और उसमें बाढ़ ला दी, जिससे जादूगर ऑथैंग के टॉवर में फंस गया। गैंडाल्फ ने ट्रीबेट को थियोडेन की सहायता के लिए हुओन्स की एक सेना भेजने के लिए मना लिया। वो रोहन के सवारों की एक सेना को हेल्म्स डीप में लाता है। वे ओर्क्स को हरा देते हैं, जो हुओन्स के जंगल में भाग जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। गैंडाल्फ, थियोडेन, अरागोन, लेगोलस और गिली सवारी करके इसेंगट जाते हैं, जहां वे मीरा और पिप्पिन को खंडहरों के बीच आराम करते हुए पाते हैं। गैंडाल्फ सरुमन को बुराई से दूर होने का मौका देता है। जब सरुमन ने इनकार कर दिया, तो गैंडाल्फ ने उससे उसका पद और उसकी अधिकांश शक्तियां छीन लीं। वमटोंग गैंडाल्फ को मारने की कोशिश करने के लिए एक कठोर गोल वस्तु नीचे फेंकता है। पिप्पिन इसे उठाता है, गैंडाल्फ तेजी से इसे ले लेता है, लेकिन पिप्पिन रात में इसे चुरा लेता है। यह एक पलांटर, एक दर्शन पत्थर है जिसका उपयोग सरुमन ने जाल में फंसने के लिए सौरोन से बात की थी। सौरोन पिप्पिन को देखता है, लेकिन परिस्थितियों को गलत समझता है। गैंडाल्फ पिप्पिन को अपने साथ लेकर गोंडोर के मुख्य शहर मिनस तिरिथ के लिए रवाना होता है। फ्रोडो और सैम एमिन मोएल की बंजर पहाड़ियों के माध्यम से संघर्ष करते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उन पर नजर रखी जा रही है। चांदनी रात में वे गोलम को पकड़ लेते हैं, जो मोरिया से उनका पीछा कर रहा है। फ्रोडो गोलम को रिंगबियरर के रूप में उसकी सेवा करने की शपथ दिलाता है और उसे मोर्डोर तक उनका मार्गदर्शन करने के लिए कहता है। गोलम उन्हें मृत दलदल के पार ले जाता है। सैम ने गोलम को अपने बदले हुए अहंकार स्माइगोल के साथ बहस करते हुए सुना कि क्या अंगूठी चुरानी चाहिए। मोर्डोर का ब्लैक गेट बहुत अच्छी तरह से संरक्षित है, इसलिए वे इथिलीन के माध्यम से दक्षिण की ओर एक गुप्त मार्ग की ओर जाते हैं जिसे गोलम जानता है।
उन्हें बोरोमीर के भाई फरामिर के नेतृत्व में रेंजरों द्वारा पकड़ लिया गया और हेनेथ अनून की गुप्त जगह पर लाया गया। फरामिर अंगूठी को जब्त करने के प्रलोभन का विरोध करता है और अजनबियों को गिरफ्तार करने के आदेश की अवज्ञा करते हुए उन्हें रिहा कर देता है। गोलम हॉबिट्स को दर्रे तक ले जाता है, लेकिन उन्हें सिरित अनगोल की सुरंगों में महान मकड़ी शेलोब की मांद में ले जाता है। फ्रोडो ने अपना उपहार गैलाड्रियल की शीशी पकड़ रखी है, जिसमें एरेंडल के तारे की रोशनी है। ये शेलोब को वापस ले जाती है। फ्रोडो अपनी तलवार स्टिंग का उपयोग करके एक विशाल जाल को काटता है। शेलोब फिर से हमला करता है और फ्रोडो उसके जहर में गिर जाता है। सैम स्टिंग और फियाल उठाता है। वह राक्षस को घायल कर देता है। फ्रोडो को मरा हुआ मानते हुए सैम अकेले ही खोज जारी रखने के लिए रिंग ले लेता है। ऑर्क्स फ्रोडो लेते हैं। सैम ने उन्हें ये कहते हुए सुना कि फ्रोडो अभी भी जीवित है। राजा की वापसी। अधिक जानकारी। राजा की वापसी सामग्री। सौरोन ने गोंडोर के विरुद्ध एक बड़ी सेना भेजी। गैंडाल्फ डेनेथो को हमले की चेतावनी देने के लिए मिनस तिरिथ पहुंचता है, जबकि थियोडेन गोंडोर की सहायता के लिए रोहन के राइडर्स को इकट्ठा करता है। मिनस तिरिथ को घेर लिया गया है। नाज़गुल के भगवान शहर के द्वारों को नष्ट करने के लिए एक जादू घाव वाले मेढ़े का उपयोग करते हैं। सौरोन द्वारा धोखा खाया गया डेनेथो निराशा में पड़ जाता है। वह खुद को चिता पर जिंदा जला लेता है। पिप्पिन और गंडाल्फ ने अपने बेटे फरामिर को उसी भाग्य से बचाया। अरागोन, लेगोलस, गिमली और उत्तर के रेंजर्स के साथ डनहरों के मृत लोगों को भर्ती करने के लिए मृतकों के रास्ते पर चलता है, शपथ तोड़ने वाले जिन्हें गोंडोर के राजा के लिए लड़ने तक कोई आराम नहीं मिलेगा। अरागोन ने दक्षिणी गोंडोर पर आक्रमण करते हुए उम्बार के कोर्सर्स पर मृतकों की सेना को तैनात किया। वह और दक्षिणी गोंडोर के लोग कोर्सर्स के जहाजों में एंडुइन तक पहुंचे और युद्ध का रुख मोड़ने के लिए ठीक समय पर मिनस तिरिथ पहुंचे। थियोडेन की भतीजी इओविन, जो भेष बदलकर सेना में शामिल हुई थी, मैरी की मदद से नाज़गुल के भगवान को मार देती है। दोनों घायल हैं। गोंडोर और रोहन ने पैलेनो फील्ड्स की लड़ाई में सौरोन की सेना को हरा दिया, लेकिन थियोडेन मारा गया। अरागोन मिनस तिरिथ में प्रवेश करता है और बीमारों को ठीक करता है। वह सौरोन को उसके असली खतरे से विचलित करने के लिए इथिलीन से होते हुए ब्लैक गेट तक एक सेना का नेतृत्व करता है। मोरानन की लड़ाई में उसकी सेना की संख्या बहुत अधिक थी। सैम ने फ्रोडो को सिरित अनगोल के टॉवर से बचाया। वे मोर्डोर के पार निकल पड़े। जब वे क्रैक ऑफ डूम के किनारे पर पहुंचते हैं, तो फ्रोडो अब रिंग का विरोध नहीं कर सकता। वह इसे अपने लिए दावा करता है और इसे पहनता है। गोलम फिर से प्रकट होता है। उसने फ्रोडो की अनामिका उंगली काट ली। बेतहाशा जश्न मनाते हुए गोलम अपना पैर खो देता है और रिंग को अपने साथ लेकर आग में गिर जाता है। जब रिंग नष्ट हो जाती है, तो सौरोन अपनी शक्ति खो देता है। उसने जो कुछ भी बनाया वह नष्ट हो गया। नाज़गुल नष्ट हो गया और अरागोन ने रानन की लड़ाई जीत ली। अरागोन को राजा का ताज पहनाया गया और उसने एलरोंड की बेटी आर्वेन से विवाह किया। थियोडेन को दफनाया गया है। एओमा को रोहन के राजा का ताज पहनाया गया। उनकी बहन एओविन की सगाई फरामिर से हुई है, जो अब गोंडोर के प्रबंधक और इथिलीन के राजकुमार हैं। गैलाड्रियल, सेलिबॉन और गैंडाल्फ ट्रीबेट और अरागोन को अलविदा कहते हैं। 4 हॉबिट्स घर की यात्रा करते हैं और पाते हैं कि सरुमन के आदमियों ने उस पर कब्जा कर लिया है। मीरा विद्रोह उठाती है और शायर को परास्त कर देती है। वमटोंग सरुमन पर हमला करता है और फ्रोडो के घर बैग एंड के सामने उसे मार डालता है। वो हॉबिट तीरंदाजों द्वारा मारा गया है। मीरा और पिप्पिन को नायक के रूप में मनाया जाता है। सैम रोजी कॉटन से शादी करता है और शायर को ठीक करने के लिए अपने उपहारों का उपयोग करता है। फ्रोडो खोज से टूट गया। कुछ साल बाद शांति खोजने के लिए समुद्र के ऊपर ग्रे हेवन से नौकायन करते हुए चला गया।
व्यापक परिशिष्ट उस इतिहास, संस्कृतियों, वंशावली और भाषाओं के अधिक विवरणों को रेखांकित करते हैं जिनकी कल्पना टॉल्किन ने मध्य पृथ्वी के लोगों के लिए की थी। पुरातन शैली में, 6वें टॉल्किन प्रशंसकों के लिए बहुत अधिक विवरण के साथ कथा के लिए पृष्ठभूमि विवरण प्रदान करते हैं जो कहानियों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं। फ्रैम स्टोरी। अधिक जानकारी, टॉल्किन की फ्रैम कहानियाँ। टॉल्किन द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को एक काल्पनिक फ्रेम स्टोरी के भीतर प्रस्तुत करते हैं जहां वह मूल लेखक नहीं है, बल्कि एक प्राचीन दस्तावेज, रेड बुक ऑफ वेस्टमार्च के हिस्से का अनुवादक मात्र हैं। साथ वह पुस्तक हरगेस्ट की वास्तविक रेड बुक पर आधारित है, जो इसी तरह एक पुरानी पौराणिक कथा प्रस्तुत करती है। फ्रैम स्टोरी के विभिन्न विवरण प्रस्तावना, इसके शायर रिकॉर्ड्स पर नोट और परिशिष्टों में, विशेष रूप से परिशिष्ट F में दिखाई देते हैं। इस फ्रेम स्टोरी में, रेड बुक टॉल्किन के मध्य पृथ्वी से संबंधित अन्य कार्यों का कथित स्रोत है, द हॉबिट, द सिमारिलियन और द एडवेंचर्स ऑफ टॉम बॉम्बेडल। 8. संकल्पना एवं रचना। पृष्ठभूमि। अधिक जानकारी, टॉल्किन का लीजेंडेरियम। हालांकि अपने आप में एक प्रमुख कार्य, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स कहानियों के एक बहुत पुराने सेट का केवल अंतिम आंदोलन था, जिस पर टॉल्किन ने 1917 से द सिमारिलियन को शामिल करते हुए काम किया था, एक प्रक्रिया में जिसे उन्होंने मिथोपोइया के रूप में वर्णित किया था। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की शुरुआत टॉल्किन के काम द हॉबिट की अगली कड़ी के रूप में हुई, जो 1937 में प्रकाशित हुई थी। 11 द हॉबिट की लोकप्रियता ने प्रकाशक जॉर्ज एलन और अनविन को अगली कड़ी का अनुरोध करने के लिए प्रेरित किया था। टॉल्किन ने उन्हें चेतावनी दी कि वह काफी धीरे धीरे लिखते हैं, और उन्होंने पहले से ही विकसित कई कहानियों के साथ जवाब दिया। द सिमारिलियन के लिए उनकी समकालीन ड्राफ्ट को अस्वीकार करने, रोवरंटम को रोक देने और हैम के फॉर्मर जाइल्स को स्वीकार करने के बाद, एलन और अनविन ने हॉबिट्स के बारे में और कहानियां मांगना जारी रखा। 12. लेखन ब्रायन डेनिस कॉक्स CBE, जन्म 1 जून 1946, एक स्कॉटिश अभिनेता हैं। एक शास्त्रीय रूप से प्रशिक्षित शेक्सपियर अभिनेता, वह मंच और टेलीविजन पर अग्रणी प्रदर्शन के साथ साथ फिल्म में सहायक भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। उनकी असंख्य प्रशंसाओं में 2 लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार, एक प्राइमटाइम एमी पुरस्कार और एक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के साथ साथ एक ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन पुरस्कार के लिए नामांकन भी शामिल है। 2003 में, उन्हें कमांडर के पद पर ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर में नियुक्त किया गया था। एक एम्पायर पत्रिका ने उन्हें 2006 में एम्पायर आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया, और यूके फिल्म काउंसिल ने उन्हें 2007 में हॉलीवुड के शीर्ष 10 शक्तिशाली ब्रिटिश फिल्म सितारों में से एक का नाम दिया। 2. अपने प्रकाशकों के कहने पर, उन्होंने दिसंबर 1937 में एक नया हॉबिट शुरू किया। 11 कई झूठी शुरुआतों के बाद, वन रिंग की कहानी सामने आई। पहले अध्याय, ए लॉन्ग एक्सपेक्टेड पार्टी, का विचार पूरी तरह से तैयार हो गया था, हालांकि बिल्बो के गायब होने के पीछे के कारण, रिंग का महत्व और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का शीर्षक 1938 के वसंत तक नहीं आया था। 11 मूल रूप से, उन्होंने एक कहानी लिखने की योजना बनाई थी जिसमें बिल्बो ने अपना सारा खजाना खर्च कर दिया था और अधिक हासिल करने के लिए एक और साहसिक कार्य की तलाश में था। हालांकि, उन्होंने अंगूठी और उसकी शक्तियों को याद किया और सोचा कि नए काम के लिए ये बेहतर फोकस होगा। 11 जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, उन्होंने द सिल्मरिलियन पौराणिक कथाओं से तत्वों को शामिल किया। 13. लेखन धीमा था, क्योंकि टॉल्किन के पास पूर्णकालिक शैक्षणिक पद था। उन्होंने थोड़ी अतिरिक्त आय लाने के लिए परीक्षाओं में भाग लिया और कई ड्राफ्ट लिखे। 11 टॉल्किन ने 1943 के अधिकांश समय में द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को छोड़ दिया और अप्रैल 1944 में इसे फिर से शुरू किया। 11 अपने बेटे क्रिस्टोफर टॉल्किन के लिए एक धारावाहिक के रूप में, जिन्हें अध्याय भेजे गए थे क्योंकि वे सेवा करते समय लिखे गए थे। दक्षिण अफ्रीका में रॉयल एयरफोर्स के साथ, टॉल्किन ने 1946 में एक और बड़ा प्रयास किया और 1947 में ने प्रकाशकों को पांडुलिपि दिखाई।
11 कहानी प्रभावी रूप से अगले वर्ष समाप्त हो गई, लेकिन टॉल्किन ने 1949 तक काम के पहले हिस्सों का संशोधन पूरा नहीं किया। 11 मूल पांडुलिपियां, जो कुल 9,250 पृष्ठ हैं, अब मार्क्वेट विश्वविद्यालय में J.R.R. टॉल्किन संग्रह में मौजूद हैं। 14 कविता। मुख्य लेख द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में कविता। 20वीं सदी के उपन्यासों के लिए असामान्य रूप से गद्य कथा को कविता के 60 से अधिक टुकड़ों द्वारा पूरक किया गया है। इनमें कई शैलियों के छंद और गीत शामिल हैं, घूमने के लिए, युद्ध के लिए, मार्च करने के लिए, शराब पीने और स्नान करने के लिए, प्राचीन मिथकों, पहेलियों, भविष्यवाणियों और जादुई मंत्रों का वर्णन करना, और स्तुति और विलाप, शोक गीत का। 15 कुछ, जैसे पहेलियां, आकर्षण, शोकगीत और वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन पुरानी अंग्रेजी कविता में पाए जाते हैं। 15 विद्वानों ने कहा है कि सौंदर्य और विषयगत रस से काम करने के लिए कविता आवश्यक है, क्योंकि यह गद्य में नहीं दी गई जानकारी जोड़ती है और यह पात्रों और उनकी पृष्ठभूमि को सामने लाती है। 16-17 कविता को उच्च तकनीकी कौशल वाला माना गया है, जो टॉल्किन के गद्य में परिलक्षित होता है। उदाहरण के लिए, उन्होंने टॉम बॉम्बैडल के भाषण का अधिकांश भाग मीटर में लिखा। 18 चित्रण। मुख्य लेख द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में गैर वर्णनात्मक तत्व। टॉल्किन की रिंगवर्स की सुलेख पहले संस्करण के कुछ चित्रों में से एक थी। ये तेंगवार लिपि का उपयोग करते हुए मोर्डोर की ब्लैक स्पीच में लिखा गया है। टॉल्किन ने एक मार्गदर्शक के रूप में मध्य पृथ्वी के अपने मानचित्रों का उपयोग करके पाठ पर काम किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहानी के तत्व समय और स्थान में एक साथ फिट हों। T5 उन्होंने विभिन्न प्रकार के चित्रण तैयार किए, नक्शे, सुलेख, चित्र, कवर डिजाइन, यहाँ तक कि मजारबुल की पुस्तक की एक प्रतिकृति पेंटिंग, लेकिन केवल नक्शे, अंगूठी पर शिलालेख और दरवाजे का एक चित्र ड्यूरिन को पहले संस्करण में शामिल किया गया था। 1936 हॉटबैक संस्करणों में कभी कभी टॉल्किन द्वारा कवर चित्र होते थे, कभी कभी अन्य कलाकारों द्वारा। द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार बैलेंटाइन के पेपरबैक संस्करणों के लिए बाबरा रैमिंगटन के कवर डिजाइन ने 1960 के दशक में पूरे अमेरिका में, विशेष रूप से कॉलेज परिसरों में बड़े पैमाने पर पंथ का दर्जा हासिल किया। 20 प्रभाव। मुख्य लेख J.R.R. टॉल्किन का प्रभाव। बियोवुल्फ के एओटनास OND यल्फे ओन्ड ऑकेनियास, ओग्रेस और एल्व्स और शैतान लाशों ने टॉल्किन को मध्य पृथ्वी के ऑक्स और एल्विस बनाने के लिए प्रेरित करने में मदद की। 21 टॉल्किन ने भाषा, 37 ईसाई धर्म, 38 पौराणिक कथाओं और 9 वोल्सुंगा गाथा सहित जर्मनिक वीर गाथाओं, 22 पुरातत्व, विशेष रूप से नोडेंस के मंदिर, 23 प्राचीन और आधुनिक सहित प्रभावों की एक विस्तृत श्रृंखला को आकर्षित किया। साहित्य, जैसे फिनिश 19वीं सदी की महाकाव्य कविता द कालेवाला, एलियास लोनरोड द्वारा लिखित, 24 और व्यक्तिगत अनुभव। वह मुख्य रूप से अपने पेशे, भाषाशास्त्र से प्रेरित थे। 3 उनका काम पुराने अंग्रेजी साहित्य, विशेष रूप से बियोवुल्फ के अध्ययन पर केंद्रित था, और उन्होंने अपने लेखन में इसके महत्व को स्वीकार किया। 21 वह एक प्रतिभाशाली भाषाविद थे, जो सेल्टिक, 25-22 फिनिश, 26 स्लाविक, 27 और ग्रीक भाषा और पौराणिक कथाओं से प्रभावित थे। 28 टिप्पणीकारों ने टॉल्किन के लेखन में पात्रों, स्थानों और घटनाओं के लिए साहित्यिक और टोपोलॉजिकल पूर्ववृत्त की पहचान करने का प्रयास किया है। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने जॉन बुकान और राइडर हैगार्ड जैसे लेखकों की साहसिक कहानियों का आनंद लिया है। 293031 कला और शिल्प विशेषज्ञ विलियम मॉरिस एक प्रमुख प्रभाव थे। T10 और टॉल्किन ने निस्संदेह कुछ वास्तविक स्थान नामों का उपयोग किया, जैसे कि बैग एंड, उनकी चाची के घर का नाम। 32 टॉल्किन ने ये भी कहा कि वह सरेहोल मिल के पास वॉसेस्टरशायर के अंग्रेजी ग्रामीण इलाकों के अपने बचपन के अनुभवों और बर्मिंघम के विकास से इसके शहरीकरण, T11 और खाइयों में लड़ने के अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रभावित थे। पहला विश्व युद्ध।
33 इसके अलावा सैन्यीकरण और औद्योगिकरण ने सौरोन और उसकी सेनाओं के चरित्र को प्रेरित किया। ओर्क्स ने उन श्रमिकों के रूप में सबसे खराब स्थिति का प्रतिनिधित्व किया जिन्हें युद्ध और उद्योग द्वारा प्रताड़ित और क्रूर बनाया गया है। 34 विषय वस्तु। मुख्य लेख द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के विषय वस्तु। विद्वानों और आलोचकों ने पुस्तक में कई विषयों को इसके जटिल अंतर्संबंधित आख्यान के साथ पहचाना है, जिसमें एक उल्टी खोज, 35-36 अच्छाई और बुराई का संघर्ष, 37 मृत्यु और अमरता, 38 भाग्य और स्वतंत्र इच्छा, 39 सत्ता का व्यसनी खतरा, 40 और ईसाई धर्म के विभिन्न पहलू जैसे पैगंबर, पुजारी और राजा के लिए 3 ईसा मसीह की उपस्थिति, साथ ही आशा और मुक्तिदायी पीड़ा जैसे तत्व। 4:1, 4:2, 4:3, 4:4 भाषा, इसकी ध्वनि और लोगों और स्थानों के साथ इसके संबंध के साथ साथ मौसम और परिदृश्य के विवरण में प्रोवी डेंस के संकेत के साथ साथ पूरे काम में एक सामान्य विषय है। 45 इनमें से टॉल्किन ने कहा कि केंद्रीय विषय मृत्यु और अमरता है। T12 जो लोग मानते थे कि यह पुस्तक 20वीं सदी की घटनाओं का एक रूपक है, टॉल्किन ने दूसरे संस्करण की प्रस्तावना में उत्तर दिया कि ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि वह इतिहास, सच्चा या नकली, अपनी विविध प्रयोज्यता के साथ को प्राथमिकता देते हैं। पाठकों के विचार और अनुभव। कुछ टिप्पणीकारों ने इस पुस्तक की आलोचना की है कि यह लड़कों के लिए पुरुषों की कहानी है, जिसमें कोई महत्वपूर्ण महिला नहीं है, या विशुद्ध रूप से ग्रामीण दुनिया के बारे में जिसका शहरों के आधुनिक जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिसमें धर्म का कोई चिन्ह न हो, या नस्लवाद का। अन्य टिप्पणीकारों ने ये कहते हुए प्रतिक्रिया व्यक्त की कि पुस्तक में 3 शक्तिशाली महिलाएं हैं, गेलाड्रियल, इओविन और आर्वेन। वह जीवन, यहाँ तक कि ग्रामीण हॉबिटन में भी, आदर्श नहीं है कि ईसाई धर्म एक व्यापक विषय है, और यह कि टॉल्किन शांतिकाल में और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान घोर नस्लवाद विरोधी थे, जबकि मध्य पृथ्वी स्पष्ट रूप से बहुसांस्कृतिक है। 4:6, 4:7, 4:8 प्रकाशन इतिहास। अपने प्रकाशक जॉर्ज एलन और अनविन के साथ एक विवाद के कारण टॉल्किन ने 1950 में विलियम कोलिंस को काम की पेशकश की। टॉल्किन का इरादा था कि द सिल्मरिलियन, इस बिंदु पर खुद को काफी हद तक संशोधित नहीं किया गया, को द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के साथ प्रकाशित किया जाए, लेकिन एलन और अनविन ऐसा करने को तैयार नहीं थे। मिल्टन वाल्डमैन के बाद कोलिंस में उनके संपर्क ने यह विश्वास व्यक्त किया कि द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स स्वयं तत्काल कटिंग चाहता था। टॉल्किन ने अंततः मांग की कि वे 1952 में पुस्तक प्रकाशित करें। 49 कोलिंस ने ऐसा नहीं किया, और इसलिए टॉल्किन ने एलन और अनविन को लिखा, मैं खुशी से सामग्री के किसी भी हिस्से के प्रकाशन पर विचार करूंगा, इस डर से कि उनका काम कभी भी दिन का उजाला नहीं देख पाएगा। 11 प्रकाशन के लिए टाइप सेटिंग की उच्च लागत और मामूली प्रत्याशित बिक्री के कारण किसी भी संभावित वित्तीय नुकसान को कम करने के लिए काम को 3 खंडों में विभाजित किया गया था। द फेलोशिप ऑफ द रिंग, पुस्तकें ई और 2, द 2 टावर्स, पुस्तकें 3 और एव और द रिटर्न ऑफ द किंग, पुस्तकें वी और V+6 परिशिष्ट। 50 परिशिष्टों, मानचित्रों और विशेष रूप से एक सूचकांक के उत्पादन में देरी के कारण संस्करणों को मूल रूप से अपेक्षा से अधिक देर से प्रकाशित किया गया, क्रमशः 29 जुलाई 1954 को, 11 नवंबर 1954 को और 20 अक्टूबर 1955 को यूनाइटेड किंगडम में। 51 संयुक्त राज्य अमेरिका में हॉटन मिफ्लिन ने 21 अक्टूबर 1954 को द फेलोशिप ऑफ द रिंग, 21 अप्रैल 1955 को द 2 टावर्स और 5 जनवरी 1956 को द रिटर्न ऑफ द किंग प्रकाशित की। 52 राजा की वापसी में विशेष रूप से देरी हुई क्योंकि टॉल्किन ने अंत को संशोधित किया और परिशिष्ट तैयार किए, जिनमें से कुछ को जगह की कमी के कारण छोड़ना पड़ा। टॉल्किन को द रिटर्न ऑफ द किंग शीर्षक पसंद नहीं आया। उनका मानना था कि इससे कहानी का बहुत कुछ पता चलता है, लेकिन उन्होंने अपने प्रकाशक की पसंद को देखते हुए इसे टाल दिया। 53 टॉल्किन ने लिखा है कि द 2 टावर्स का शीर्षक अस्पष्ट छोड़ा जा सकता है। 13 लेकिन दोनों का नामकरण ऑथेंक और बारात दूर, मिनस तिरिथ और बारात दूर,
या ऑथेंक और टॉवर ऑफ सी रित अनगोल के रूप में करने पर विचार किया गया। T14 हालांकि 1 महीने बाद उन्होंने द फेलोशिप ऑफ द रिंग के अंत में प्रकाशित एक नोट लिखा और बाद में एक कवर चित्रण बनाया जिसमें दोनों ने जोड़ी की पहचान मिनस मोगुल और ऑथेंक के रूप में की। 54-55 टॉल्किन शुरू में प्रत्येक 2 पुस्तक खंड को दिए जाने वाले शीर्षकों के विरोध में थे, इसके बजाय पुस्तक शीर्षकों के उपयोग को प्राथमिकता देते थे। उदाहरण के लिए द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वॉल्यूम 1, द रिंग सेट आउट और द रिंग गोज साउथ वॉल्यूम 2, द ट्रेजन ऑफ इसेंगार्ड और द रिंग गोज ईस्ट वॉल्यूम 3, द वॉर ऑफ द रिंग और द एंड ऑफ द थर्ड एज। हालांकि इन व्यक्तिगत पुस्तक शीर्षकों को हटा दिया गया और अपने प्रकाशकों के दबाव के बाद टॉल्किन ने वॉल्यूम शीर्षकों का सुझाव दिया। वॉल्यूम 1, छाया बढ़ती है वॉल्यूम 2, द रिंग इन द शैडो वॉल्यूम 3, द वॉर ऑफ द रिंग या द रिटर्न ऑफ द किंग। 56-57 क्योंकि 3 खंडों वाली बाइंडिंग इतनी व्यापक रूप से वितरित की गई थी, इस कार्य को अक्सर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स त्रयी के रूप में जाना जाता है। कवि W.H. ऑडेन को लिखे एक पत्र में, जिन्होंने 1956 में अंतिम खंड की प्रसिद्ध समीक्षा की थी, 58 टॉल्किन ने स्वयं काम के लिए त्रयी शब्द का उपयोग किया था। T15 हालांकि उन्होंने अन्य समय में इसे गलत माना था क्योंकि यह एक ही पुस्तक के रूप में लिखा और कल्पना की गई थी। T16 इसे अक्सर उपन्यास कहा जाता है, हालांकि टॉल्किन ने इस शब्द पर आपत्ति जताई क्यों कि वह इसे एक वीरतापूर्ण रोमांस के रूप में देखते थे। T17 किताबें एक लाभ साझाकरण व्यवस्था के तहत प्रकाशित की गईं, जिसके तहत टॉल्किन को तब तक अग्रिम या रॉयल्टी नहीं मिलेगी जब तक कि किताबें बराबर न हो जाएं, जिसके बाद वह मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा लेंगे। 59 अंततः यह अब तक लिखे गए सबसे अधिक बिकने वाले उपन्यासों में से एक बन गया है। 2003 तक इसकी कम से कम 50 मिलियन प्रतियां बिकीं 60 और 2007 तक 150 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकीं। 2 ये रचना ब्रिटेन में एलन द्वारा प्रकाशित की गई थी। 1990 तक और अनविन, जब प्रकाशक और उसकी संपत्ति हापर कॉलिंस द्वारा अधिग्रहित कर ली गई थी। 61-62 संस्करण और संशोधन। बैलेंटाइन पेपरबैक संस्करण के लिए बाबरा रामिंगटन के कवर चित्रण ने 1960 के दशक में अमेरिकी कॉलेज परिसरों में जनपंथ का दर्जा हासिल किया। 1969 के बोरेड ऑफ द रिंग्स के लिए माइकल के फ्रिथ के कवर डिज़ाइन द्वारा उनकी नकल की गई थी। 63-64 1960 के दशक की शुरुआत में पेपरबैक प्रकाशक एस बुक्स के विज्ञान कथा संपादक डोनाल्ड ए वोलेहेम ने दावा किया कि द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को अमेरिकी कॉपीराइट कानून के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका में संरक्षित नहीं किया गया था क्योंकि अमेरिकी हार्डकवर प्रकाशक हॉटन मिफ्लिन ने कॉपीराइट की उपेक्षा की थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में काम। 65-66 फिर 1965 में एस बुक्स ने टॉल्किन द्वारा अनधिकृत और उन्हें रॉयल्टी का भुगतान किए बिना एक संस्करण प्रकाशित करना शुरू कर दिया। टॉल्किन ने इसे मुद्दा बनाया और तुरंत अपने प्रशंसकों को इस आपत्ति के बारे में सूचित किया। 67 इन प्रशंसकों का ज़मीनी स्तर पर दबाव इतना बढ़ गया कि एस बुक्स ने अपना संस्करण वापस ले लिया और टॉल्किन को नामात्र का भुगतान किया। 68-18 बैलेंटाइन बुक्स और हॉटन मिफ्लिन के अधिकृत संस्करणों को जबरदस्त व्यावसायिक सफलता मिली। टॉल्किन ने पुस्तक का एक संस्करण तैयार करने के लिए विभिन्न पाठ्य संशोधन किए, जिसे उनकी सहमति से प्रकाशित किया जाएगा और एक निर्विवाद अमेरिकी कॉपीराइट स्थापित किया जाएगा। ये पाठ 1965 में प्रकाशित द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का दूसरा संस्करण बन गया। 68 पहला बैलेंटाइन पेपरबैक संस्करण उस वर्ष अक्टूबर में छपा था, जिसकी 10 महीने के भीतर 1.25 लाख प्रतियां बिक गईं। 4 सितंबर 1966 को उपन्यास न्यूयॉर्क टाइम्स की पेपरबैक बेस्टसेलर सूची में नंबर 3 के रूप में शुरू हुआ और 4 दिसंबर तक नंबर 1 पर था। इस स्थिति पर यह 8 सप्ताह तक कायम रहा।
1994 के बाद हॉटन मिफ्लिन संस्करणों में टॉल्कीन द्वारा किए गए विभिन्न संशोधनों और क्रिस्टोफर टॉल्कीन की देखरेख में किए गए सुधारों को समेकित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप कुछ प्रारंभिक गड़बड़ियों के बाद एक कंप्यूटर आधारित एकीकृत पाठ तैयार हुआ। 2004 में 50वीं वर्षगांठ संस्करण के लिए क्रिस्टोफर टॉल्कीन की देखरेख में वेन जी. हैमंड और क्रिस्टीना स्कल ने यथासंभव त्रुटियों और विसंगतियों को दूर करने के लिए पाठ का अध्ययन और संशोधन किया, जिनमें से कुछ को अच्छे संगीतकारों द्वारा पेश किया गया था। पहली छपाई 1954 में हुई और इसे कभी ठीक नहीं किया गया। 71 पुस्तक के 2005 संस्करण में संपादकों द्वारा देखे गए और पाठकों द्वारा प्रस्तुत किए गए और भी सुधार शामिल थे। फिर भी 2014 में 60वीं वर्षगांठ संस्करण में और अधिक सुधार किए गए। 50वीं वर्षगांठ संस्करण सहित कई संस्करण पूरे काम को एक खंड में मुद्रित करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप पृष्ठांकन विभिन्न संस्करणों में व्यापक रूप से भिन्न होता है। 19 ड्राफ्ट का मरणोपरांत प्रकाशन 1988 से 1992 तक क्रिस्टोफर टॉल्कीन ने द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के बचे हुए ड्राफ्ट को प्रकाशित किया, जिसमें उनकी मध्य पृथ्वी श्रृंखला के इतिहास के खंड 6-9 में पाठ के विकास के चरणों पर टिप्पणी की गई। 4 खंडों में द रिटर्न ऑफ द शैडो, द ट्रैजन ऑफ इसिंगार्ड, द वॉर ऑफ द रिंग और सौरॉन डिफीटेड शीर्षक हैं। 73 अनुवाद मुख्य लेख द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का अनुवाद। काम का अनुवाद सफलता की अलग अलग डिग्री के साथ कम से कम 38 डी और कथित तौर पर कम से कम 70 भाषाओं में किया गया है। 74 भाषाशास्त्र के विशेषज्ञ टॉल्कीन ने इनमें से कई अनुवादों की जांच की और प्रत्येक पर टिप्पणियां की जो अनुवाद प्रक्रिया और उनके काम दोनों को दर्शाती हैं। चूंकि वह शुरुआती अनुवादकों द्वारा चुने गए कुछ विकल्पों से नाखुश थे, जैसे कि A.K. ओलमार्क्स द्वारा स्वीडिश अनुवाद T.B. टॉल्कीन ने गाइड टू द नेम्स इन द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स 1967 लिखा था। क्योंकि द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को व स्टमाच की काल्पनिक रेड बुक का अनुवाद माना जाता है, जिसमें मूल के वेस्ट्रॉन का प्रतिनिधित्व करने के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया गया है, टॉल्कीन ने सुझाव दिया कि अनुवादक अंग्रेजी और आविष्कार किए गए नामकरण के बीच परस्पर क्रिया को पकड़ने का प्रयास करें। अंग्रेजी कार्य और सामान्य मार्गदर्शन के साथ कई उदाहरण दिए। 75-76 स्वागत मुख्य लेख द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का साहित्यिक स्वागत 1950 का दशक। कार्य की प्रारंभिक समीक्षाएं मिश्रित थीं। संडे टेलीग्राफ की प्रारंभिक समीक्षा में इसे 20वीं शताब्दी की कल्पनाशील कथा साहित्य की सबसे महान कृतियों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है। 77 द संडे टाइम्स ने इस भावना को प्रतिध्वनित करते हुए कहा कि अंग्रेजी भाषी दुनिया उन लोगों में विभाजित है जिन्होंने द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और द हॉबिट को पढ़ा है और जो उन्हें पढ़ने जा रहे हैं। 77 न्यूयॉर्क हेरल्ड ट्रिब्यून ने किताबों की लोकप्रियता की भविष्यवाणी करते हुए अपनी समीक्षा में लिखा कि उनका हमारे समय तक टिके रहना तय था। 78 टॉल्कीन के पूर्व शिष्य और उनके लेखन के प्रशंसक W.H. ऑडेन ने द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को एक उत्कृष्ट कृति माना। आगे कहा कि कुछ मामलों में ये जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट की उपलब्धि से आगे निकल गई। 79 केनेथ F. स्लेटर ने अप्रैल 1955 में नेबुला साइंस फिक्शन में लिखा, यदि आप इसे नहीं पढ़ते हैं तो आप इसके प्रकार की अब तक आई सबसे बेहतरीन किताबों में से एक को देखने से चूक गए हैं। 80-81 दूसरी ओर 1955 में स्कॉटिश कवि एडविन मॉयर ने द रिटर्न ऑफ द किंग पर हमला करते हुए लिखा था कि सभी पात्र लड़के हैं जो वयस्क नायकों का भेष धारण कर रहे हैं और कभी भी युवावस्था में नहीं आएंगे। उनमें से शायद ही कोई महिलाओं के बारे में कुछ जानता हो, जिसके कारण टॉल्कीन को गुस्से में अपने प्रकाशक से शिकायत करनी पड़ी। 1956 में साहित्यिक आलोचक एडमंड विल्सन ने डेज ऑफ फुल ऑक्स शीर्षक से एक समीक्षा लिखी, जिसमें टॉल्कीन के काम को किशोर कचरा कहा गया और कहा गया कि डॉक्टर टॉल्कीन के पास कथा कहने का बहुत कम कौशल है और साहित्यिक रूप के लिए कोई प्रवृत्ति नहीं है। 83
दोस्तों इसका जो पहला पार्ट है वो हमें तकरीबन 2001 में देखने को मिला था, जब इतनी एक तरह से खास एक तरह से क्वालिटी नहीं थी कैमरों की मूवीज़ की, लेकिन उस समय भी ये ज़बरदस्त अंदाज में लोगों द्वारा इसे पसंद किया गया। और अब ये हमें 13 दिसंबर 2024 को, जी हाँ दोस्तों 13 दिसंबर का हमें इंतज़ार करना पड़ेगा और 2024 को ये हमें देखने को मिलेगी। इंडिया के अंदर इसका डिस्ट्रीब्यूशन संभाला है वन्नस ब्रदर्स पिक्चर्स ने। तो दोस्तों आप इसका टीज़र एक तरह से जो फर्स्ट ट्रेलर है एक तरह से आप बोल सकते हो वो वन्नस ब्रदर्स पिक्चर द्वारा रिलीज़ कर दिया गया था। और बाकी हिंदी के अंदर ये हमें देखने को मिलेगी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में देखने को मिलेगी, मल्टीपल लैंग्वेजों में इंडिया के अंदर इसे रिलीज़ किया जाएगा और बड़े स्केल पर इसे बनाया गया है। बाकी सारी कुछ जानकारी है टीज़र के ट्रेलर आने पर मैं आपको बताता रहूँगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।